चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। आइए देखते हैं। पिछला क्लास हमने जीएस का जो बनाया था जीके के लिए, तो उसमें ज़्यादातर लोगों का कमेंट आया था कि क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ हुआ था, लेकिन सर टॉपिक वाइज बनाइए। टॉपिक वाइज बनाने के लिए ज़्यादातर लोगों ने कहा था, तो हमने सोचा कि लाइए टॉपिक वाइज ही करते हैं। और आज भारत के सबसे प्रथम नागरिक से शुरुआत करते हैं, भारत के राष्ट्रपति से। भारत का राष्ट्रपति, जिसके बारे में हर स्टूडेंट को कुछ न कुछ पता होगा। कोई न कोई क्वेश्चन यहाँ से कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे एसएससीजीडी का हो, चाहे आरओएआरओ का हो, चाहे वनडे एग्जाम कोई भी हो भारत में, तो ज़्यादातर चांसेज होता है कि पॉलिटी यदि है उस सिलेबस में तो राष्ट्रपति से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरा यदि आप देखते हैं अच्छे से, तो कोई भी जो है राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है तो आपका छूटने नहीं पाएगा। 99% उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपका यहीं से आपका मिल जाए, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम कोई भी होता है। तो एक बार वीडियो पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हम यहाँ से जो है। और पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, इनकी क्या है, ये हमारे संविधान में कहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि संविधान में देखा जाए तो कहाँ पे इनके बारे में वर्णन मिलता है। तो पहला तो आप कह सकते हैं जो संविधान का हमारा सबसे बड़ा भाग है, कौन सा भाग है, जो 22 भाग हैं जो संविधान में जो है, मूल संविधान में। तो यहाँ पे 22 भाग में जो है सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5। कौन सा है, भाग 5। तो इनका उल्लेख कहाँ पे मिलेगा, भाग 5 में ही मिलेगा। और भाग 5 में यदि देखा जाए तो भाग 5 जो है बड़ा होने की वजह इसे 5 अध्यायों में बांटा गया है। भाग 5 को 5 अध्याय में बांटा गया है। तो भाग 5 का जो प्रथम अध्याय है, इसका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में जो है इनका वर्णन मिला। प्रथम अध्याय में है क्या है, तो प्रथम अध्याय में आपका जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है यह संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। प्रथम अध्याय में जो है कि इसका वर्णन है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, संघ की कार्यपालिका का। तो संघ की कार्यपालिका में यदि हम देखेंगे तो इसका वर्णन कहाँ से कहाँ है, अनुच्छेद की यदि बात कर ले तो अनुच्छेद कहाँ से है, 52 से जो है ये 78 तक। अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है आपको इसमें भारत जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन। संघ का मतलब यहाँ केंद्र समझिए, भारत सरकार की, भारत की बात करें केंद्र, यहाँ संघ का मतलब आप केंद्र समझिए, पूरे भारत की बात है। तो यहाँ पर जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है इसमें अध्याय 1 में। भाग 5 के प्रथम अध्याय में जो है ये भाग 5 को 5 अध्याय में बांटा गया है, जिसमें पहला अध्याय जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। और इसमें भी यदि हम बात कर लें, यदि कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो कार्यपालिका में आप देखिए मुख्यतः इसमें भी आपके कौन कौन लोग आते हैं। तो इसकी यदि बात करें तो इसमें भी 5 लोगों को शामिल किया जाता है, 5 चीजों। पहला तो आपका आते हैं राष्ट्रपति, और दूसरे पे आएंगे उपराष्ट्रपति, और तीसरे पे आपके आएंगे प्रधानमंत्री, और चौथे पे आएगी यहाँ की मंत्रिमंडल, और 5वें पे जो है वर्णन है इसमें कार्यपालिका में महान्यायवादी का। तो इनका हमें देखने को मिलेगा आपको। तो इसी में जो 52 से अनुच्छेद 52 से 78 तक है, तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, एक तो राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिमंडल, केंद्र की जो मंत्रिमंडल है, और महान्यायवादी। इन 5 का वर्णन है। तो हम चर्चा एक एक करके सबको करेंगे। सबसे पहले हम इसी में चर्चा करेंगे राष्ट्रपति का। किसका चर्चा करेंगे आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति को।
कई क्वेश्चन बार बार आता है कार्यपालिका। आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान के मुख्यतः 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है जो विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है उसके अनुसार कार्य करना। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और न्यायपालिका का काम क्या है कि जो है कानून के अनुसार हुए विवादों का जो है निपटारा करना या समाधान करना, उसका जो है उचित समाधान करना। तो ये न्यायपालिका का काम है। तो इन तीनों के हिसाब से हमें देखना है। इसमें कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हम देखेंगे। यदि राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात कर लें मुख्यतः, तो राष्ट्रपति आपको मिलेंगे अनुच्छेद, यहाँ भारत के राष्ट्रपति मिलेंगे यहाँ से अनुच्छेद 52 से जो है 62 तक, अनुच्छेद 52 से 62 तक जो है यह राष्ट्रपति का वर्णन होगा। इसमें अनुच्छेद 52 से कहाँ तक? 62 तक राष्ट्रपति। इसके आगे भी राष्ट्रपति संबंधित कुछ प्रावधान मिलेंगे अनुच्छेद में, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। फिर 78 के बीच में फिर आगे चल करके फिर मिलेंगे। उसके बाद हम जो है तृतीय अध्याय में चलेंगे तो वहां पर भी राष्ट्रपति संबंधित कुछ मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज पहले राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो 2 बातें याद रखिएगा। किस भाग में है? तो भाग 5। ये भाग 5 जो है सबसे बड़ा भाग है। ठीक, और पूरे अधिभाग की बात कर लें, ये पूरे भाग 5 में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 52 से लेकर के भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो है ये जो है भाग 5 का वर्णन या उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इसके बाद आगे हम चलते हैं अब राष्ट्रपति के तरफ। इनकी कहानी हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लें राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के बारे में आप देख सकते हैं कि पहला काम जो है इनका तो पता चल गया कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में या किस भाग में कहाँ पर इनका वर्णन है। ठीक, लेकिन ये सबसे जो अनुच्छेद 52 से जहाँ शुरू होता है, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52 यही कहता है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में ही यही लिखा गया है सबसे पहले कि जो राष्ट्रपति है ये क्या होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान है। अभी जो हम लोग कार्यपालिका देखे हैं, तो कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। यानी राष्ट्रपति की क्या है कि जो भारत में संघीय कार्यपालिका है उसका ये प्रधान होता है। ये अनुच्छेद 52 में ठीक बताया गया है। दूसरी कंडीशन क्या होगा? ये तो 52 में लग गया। आगे यह क्या राष्ट्रपति क्या है? यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? ये भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसे प्रथम नागरिक उल्लेख संविधान में नहीं कि प्रथम नागरिक की ही, यदि पुरुष है तो ये प्रथम नागरिक हो गए इनकी, और महिला भी हो तो भी प्रथम नागरिक। इनकी पत्नी को हम लोग कहीं कहीं द्वितीय नागरिक या जैसे पत्नी होंगी तो प्रथम भारत की महिला नागरिक कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे अमेरिका में होता है प्रथम लेडीज करके, ये प्रथम नागरिक होंगे। यदि महिला है तो इनके पति को द्वितीय नागरिक कह सकते हैं या प्रथम पुरुष कह सकते हैं भारत का, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन द्वितीय तृतीय का कोई प्रावधान ज्यादा है नहीं। उसके बाद सब नागरिक है। ठीक, प्रथम नागरिक कहा जाता है इनको, जो है राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और तीसरी और भी इसमें क्या है? अनुच्छेद 53 फिर क्या कहता है इसी में? अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्या कहता है? जो संघ की सभी कार्यपालिका, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति या सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, होती हैं।
तो ये हो गया संघ की जो भी कार्यपालिका थी। अभी देखें हम लोग, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। यही अनुच्छेद 53 कहता है। 53 में ही इसी का प्रावधान किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया जिसका प्रयोग वह स्वयं करे या अपने अधीनस्थ, इसका क्या करता है? जो भी इसके पास पावर है इसका उपयोग या तो वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ, यह इसको लिख ही देते हैं, यह जो है जिसका प्रयोग वह जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या तो इसका जो शक्ति है इसका प्रयोग वो स्वयं करे या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है, या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी जो कार्यपालिका की शक्ति इसके पास है इसका उपयोग या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं इसके, उसके माध्यम से ये करता है। यही कहा गया अनुच्छेद 53 में, या 53 की बात करें तो इसी का पालन है। ठीक, इसके बाद यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति यदि कोई भी व्यक्ति बनता है, राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का देख रहे हैं प्रमुख है, पावर भी इसके पास जो है ऐसे तो कहा जाता है, कहा क्या जाता है, वास्तव में जो है वास्तविक शक्तियां इसके पास नहीं होती। वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन जो है संविधान के अनुसार या लिखित रूप में इसको कहा जाता है कि इसके पास पावर है, लेकिन वास्तव में तो सारी शक्तियों का मालिक प्रधानमंत्री होता है। बस इनके माध्यम से वो प्रधानमंत्री करता है। तो इसमें ये लिखा गया कि इसके अनुसार ये कर सकता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो हम बात कर लें इसकी योग्यता की। इसकी तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, चलिए बात कर लें राष्ट्रपति की योग्यता की। राष्ट्रपति की योग्यता ये भी कह सकते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी क्या क्या इनके पास योग्यताएं हैं उसकी हम बात करेंगे कि क्या है राष्ट्रपति के पास जो है ये क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो पहला तो ही है योग्यता की यदि बात कर लें तो इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में इसका बताया गया है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की? पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे मुख्य, कि वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। चलिए पहला कंडीशन है इसका भारत का वह नागरिक होना चाहिए। एक अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, बताइएगा कोई लोग, क्या ऐसा कंडीशन है कि वो जन्म से नागरिक होना चाहिए कि सिर्फ नागरिक होना चाहिए? जब वो बन रहा है तो भारत का नागरिक हो कि जन्म से नागरिक होना चाहिए? इसका उत्तर बताइएगा, अगली क्लास में हम इसको बताएंगे आपको क्या है। आप अपना कमेंट करिएगा नीचे कि क्या जन्म से नागरिक है या सिर्फ नागरिक का कंडीशन है, क्या है इसका उल्लेख जो है। क्योंकि अमेरिकी संविधान में लिखा गया है कि वो भारत का वो जो है अमेरिका का जन्म से नागरिक होना चाहिए। यदि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो उसे जन्म से भारत का वो जन्म से अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। अमेरिका में जन्म से प्रावधान है, जन्म से नागरिक होना चाहिए, ये अमेरिका में कहा गया। अमेरिका में जो है अमेरिका में जन्म से नागरिक होने का प्रावधान है, क्या भारत में भी ये है? तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम बताएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक, दूसरी बात हम करते हैं। दूसरा क्या है
उसकी आयु को लेकर के। दूसरा क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी आयु क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अब बात आ गई न्यूनतम आयु 35 हो तो अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। जैसे आप लोगों की है, अभी फॉर्म भर रहे हैं, पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी जीडी भर रहे हैं, तो देखें कुछ बच्चे लेके भी बवाल कर रहे थे कि उम्र एज बढ़ाई जा, हम लोग एक्सपायर हो चुके हैं डेट से जो है। तो ये क्या अधिकतम आयु तो तय है, तो क्या राष्ट्रपति साहब का भी कोई अधिकतम आयु है कि वो कब तक बन सकते हैं? नहीं, हमारे संविधान में क्या है, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है, प्रावधान ही नहीं है कि अधिकतम कितना होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अंतिम सांस तक, जब तक है जान तब तक बन सकता है वो राष्ट्रपति भारत का, ठीक है। तो ये पहला, न्यूनतम तो है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम की कोई सीमा, आयु सीमा नहीं है। एक तीसरी कंडीशन आ जाए, तीसरा जो है, तीसरी इनकी क्या शर्त होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या हो, लोकसभा की सदस्य, लोकसभा की सदस्य या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। क्या है, लोकसभा का जो है सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो या बनने की योग्यता रखता हो। इसमें ना लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे लोकसभा की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वही सब जो पागल दिवाली को दिन ये सब कंडीशन जो है। और परंतु लोकसभा की आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष होती है। सांसद बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो वह चीज नहीं हो कि आप जो है इसका आयु तो 35 है, लेकिन बाकी जो योग्यताएं हैं वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, और चौथा क्या कंडीशन है इसका, और क्या होना चाहिए, खास से तीन ही देखता है, चौथा भी है एक कंडीशन। चौथा क्या कंडीशन है कि वह जो है लाभ के पद पर ना हो। क्या है, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये क्या है, लाभ के पद का मतलब क्या है, कोई भी राष्ट्रपति बनना है तो लाभ के पद का मतलब क्या है। वास्तव में देखेंगे तो संविधान में कोई स्पष्टता नहीं दिखेगा इसका उल्लेख, लेकिन दो जगह मिलेगा। एक अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 102 1A में वर्णन है, और अनुच्छेद 191 1A में भी इसका वर्णन है। 1A यहां देखेंगे, अनुच्छेद 102 1A में वर्णन है, अनुच्छेद 191 1A में, यह पे राज्य के बारे में है, यहाँ केंद्र सरकार के बारे में। तो लाभ के पद का क्या वर्णन है यहाँ पे किया गया है। वैसे लाभ के पद का मतलब क्या है, यदि कोई राष्ट्रपति बनता है तो उस समय वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ के पद का मतलब क्या है, किस पद को हम कहेंगे लाभ के पद पे, तो इसका मतलब क्या है कि वह सरकार से या किसी भी वहां से वो वेतन या भत्ते प्राप्त न करता हो, वेतन या भत्ते न प्राप्त करता हो। यदि वेतन भत्ते प्राप्त करता है तो उसे लाभ का पद माना जाएगा। सरकारी सैलरी आप उठा रहे हैं, वेतन भत्ता आपको मिल रहा है, तो आपका पद लाभ का पद माना जाएगा। वेतन भत्ते पाते हैं तो क्या माने जाएंगे, लाभ का पद। क्या पाते हैं, लाभ का पद। लेकिन यही पद है, स्पष्ट उल्लेख भी इसका है। देखते हैं विधायक, सांसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये लोग भी तो पाते हैं, लेकिन नहीं, इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये स्पष्ट बताया गया किनके किनके पद को, परंतु वही कह दिया गया है, परंतु याद रखिएगा, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, परंतु राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के जो भी राज्यपाल हैं, संघ अथवा राज्यों के मंत्री, संघ अथवा राज्यों के मंत्री, राज्यों के मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता है। मंत्री के पद को, इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वेतन भत्ता ये भी पाते हैं, लेकिन इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, स्पष्ट लिखा गया ये। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है भारत की राष्ट्रपति बनने की योग्यता, मुख्यतः ये 4 हैं। इन बातों में रखिएगा, वो भारत का नागरिक हो, दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा है लाभ के पद पर ना हो। यदि ये लोग यदि पद पर हैं लाभ के, तो जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे अगला पद वहां रिक्त माना जाएगा उससे, इन लोगों की सिर्फ। बाकी यदि कोई लाभ के पद पे है तो कार्य तो जो है जिस दिन वो बनना चाहते हैं उससे पहले ही वहां से त्याग पत्र, उनका कहानी खत्म होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हो गया कि राष्ट्रपति के आप देख लिए कि क्या क्या इनका कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अब बनने के लिए देखा जाए क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रावधान है कि किसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। चलिए चलते हैं। सबसे जटिल प्रोसेस है राष्ट्रपति के चुनाव को समझना, लेकिन उम्मीद करते हैं यदि आप अच्छे से वीडियो को देखें और सही से इसे समझें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आप अपने आप से खुद देखिए, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता, समझ में नहीं आता। सांसद विधायक नहीं है कि जिसको वोट ज्यादा मिल गए वो जीत गया, ऐसे नहीं होती है। अभी आज समझेंगे कैसे होता है आगे चल करके। पहली बात, दूसरी पे आते, पहली यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम जब हमें घोषणा करना होता है तो कैसे होता है। पहला बात, तो उसके लिए जब भी किसी राष्ट्रपति के नाम की घोषणा होती है तो 2 चीज होते हैं कि उनके जो है 50 जो है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 जो है प्रस्तावक होते हैं, और 50 जो है कम से कम जो है 50 मतदाताओं द्वारा, जो इसमें वोट डालेंगे राष्ट्रपति में भी कौन कौन डालते हैं उसकी बात करते हैं, 50 मतदाताओं द्वारा, 50 मतदाताओं द्वारा, या सीधे कह दें 50 मतदाता प्रस्तावक होने चाहिए, 50 मतदाता प्रस्तावक होना चाहिए, और 50 ही मतदाता क्या होना चाहिए, 50 मतदाता क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदक। इन दोनों का मतलब क्या है, प्रस्तावक देखते हैं कि जिसके नाम का प्रस्ताव आप कर रहे हैं कि किसको राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो उनमें कम से कम 50 मतदाता होने चाहिए जो वोट डालेंगे राष्ट्रपति में, उनका लिखित में इनका होता है, लिखित में इनको देना होता है 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में, और 50 अनुमोदक के, अनुमोदक का मतलब समर्थक समझिए, 50 हो जो प्रस्ताव रखते हैं इनके बनने का, और 50 अनुमोदन करते हैं, एक तरह से समर्थन करते हैं इनकी जो है। ठीक, यदि हम देख लें, यदि ये घटना जो 50-50 की संख्या है ये 1997 के पहले, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 1997 के पहले यह संख्या 10-10 थी, 1997 के पहले जो है यह संख्या 10 थी, 10 प्रस्तावक होने चाहिए थे और 10 अनुमोदक होने चाहिए थे 1997 के पहले, और 97 के बाद ये संख्या क्या हो गई है, 50 प्रस्तावक कम से कम चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। हाँ, एक कंडीशन और है, कोई एक व्यक्ति, एक ही राष्ट्रपति के निर्वाचन जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, एक सदस्य जो है, मतलब एक जो मतदाता है वो एक ही लोगों के नाम का प्रस्ताव कर सकता है। ये नहीं कि एक फला मतदाता है वो इनके नाम का भी प्रस्ताव पेश कर दे, इनके नाम का भी प्रस्ताव पेश कर दे, नहीं, एक व्यक्ति जो है क्या करेगा, एक ही लोगों के नाम का प्रस्ताव करेगा या अनुमोदन करेगा। ठीक, दूसरे में वो नहीं जाके करेगा कि उनके में भी कर दें इनके में भी कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, तो एक अब यहाँ पर देखा जाए कि जो है
इनकी जो है, हाँ दूसरी चीज क्या होती है, इनकी जमानत राशि। जमानत राशि कितनी होती है? जमानत राशि, जमानत राशि कितनी है इनकी? तो राष्ट्रपति बनने के लिए एक राशि भी आपको जमानत के रूप में रखनी होती है, क्या? 15,000 रुपए। कितनी है? 15,000 रुपए। यह भी यदि बात कर लें कि यह भी पहले 1997 के पहले कितनी थी, यह राशि 1997 के पहले मात्र 2500 रुपए थी। कितनी थी? 2500 रुपए थी। अब 15,000 रुपए है कि आपको जमानत राशि जमा करना होगा। यदि आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप खड़े हो रहे हैं तो आपकी जमानत राशि कितनी होगी? 15,000 रुपए। ताकि जो है, ऐसे होता था बहुत सारे लोग, 2500 था तो हर कोई जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होने लगता था। इसलिए प्रस्तावक भी बढ़ा दिया गया कि कम से कम 50 लोग समर्थन में, 10 लोग तो कहीं से इकट्ठा करके खड़े हो जाते थे, तो उसमें चुनाव कराने में ज्यादा दिक्कत आती जितने लोग हैं। अब जो है, यदि प्रस्तावक ये जो जमानत राशि आपने दिया तो, लेकिन किस कंडीशन में ये वापस होती? जमानत राशि का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद आपको जो है, यदि आप एक निश्चित मानक वोट का है उतना आप पाते हैं तो ये आपका फंड पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, चाहे चुनाव जीते या ना जीते। लेकिन यदि आप जो है इसकी जमानत राशि को पाना है तो कितना वोट पाना पड़ेगा? 1/6 भाग। ठीक है, कितना? वैध मतों का, वैध मत जो है उनका जो है, वैध मतों का 1/6, वैध मत का कहना का 1/6 भाग यदि आप वोट पाते हैं, मत प्राप्त करते हैं, तो आपकी जमानत राशि बचेगी। अदरवाइज 1/6 से कम भाग से कम पाते हैं तो क्या होगी? जमानत जब्त हो जाएगी। यानी कि जमानत जमानत जब्त हो जाएगी। यानी जो राशि आपने दिया है ये जब्त कर लिया जाएगा, ये आपको नहीं दिया जाएगा, निर्वाचन आयोग आपको रिफंड नहीं करेगा, ये रख लिया जाएगा। ठीक है, इसी बोलते हैं जमानत जब्त हो गई। देखते हैं यहाँ आम चुनाव में भी ये घटना होती है कि फलाने की जमानत जब्त हो गई, उसमें भी निर्धारित है कि आपको कम से कम कुछ वोट पाना है, जो निश्चित किया जाता है वो आपको पाना है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कितना होता है? वैध मतों का 1/6 भाग, तब जाकर के आपकी जमानत राशि बचेगी, अदरवाइज जब्त कर लिया जाएगा। ठीक, आगे और कुछ क्या कंडीशन है ये आप समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ से हर जगह से जितने लिखा रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं और ये आगे काम आएगा। अच्छे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे सब क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएस में भी पूछे गए हैं, आरओआर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, और पुलिस जीडी में तो इससे अंदर ही पूछेंगे, बिल्कुल आसान है इससे। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति, आगे इसकी बात करें तो राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये भी याद रखिएगा, कोई भी राष्ट्रपति यदि होता है तो ना ही वो संसद का या राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का, विधानमंडल का मंडल का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। यानी कि ये कह रहा है क्या? राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वो चुनाव लड़ता है उस दौरान जो है वो सदस्य नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो है संसद का सदस्य नहीं होता है, दूसरा जो है उस दौरान भी नहीं, और संसद का वैसे भी ये सदस्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संसद का अंग है राष्ट्रपति। अभी जब बात करें इस बात को कंफर्म कर दें, यदि संसद का अंग, यदि संसद का अंग की बात करें तो संसद के कितने अंग है? 3। यदि मेन संसद की बात करें तो एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। अंग तो है पर इनका सदस्य नहीं है राष्ट्रपति, संसद का सदस्य नहीं, वो विधायक या सांसद नहीं बन के यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है, इसलिए यह इस बात में अंतर समझिएगा। संसद का अंग की बात करें, अंग की बात करें इनका संसद का, तो राष्ट्रपति होता है, संसद का अंग में आएगा, लेकिन सदस्य नहीं होता है। ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा, अंग और सदस्य में क्या अंतर है। संसद के सदस्य जो होते हैं लोकसभा के सांसद लोग होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होता है। और संसद का अंग की बात करें तो संसद 3 से मिलकर के ही बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी। हम संसद में इसको हम डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक, तो इसको हम स्पष्ट कर दिए, इस बात से आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी यदि बात कर लें तो यदि निर्वाचन से पूर्व वो इनका सदस्य है तो पद ग्रहण के तिथि से उसका स्थान
सदन से रिक्त माना जाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव से पहले वो संसद का सदस्य है, तो जिस दिन राष्ट्रपति के पद ग्रहण करेगा उस दिन से इनका सदस्यता यहाँ से उनका समाप्त माना जाएगा, सदस्य नहीं रहेगा। जिस दिन वो सदस्य नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई सांसद बन गया जो है राष्ट्रपति, कहीं विधायक बन गए ऐसा राष्ट्रपति, तो वो जो है जिस दिन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे उस दिन जो है वो सदस्य नहीं रहेंगे, उस दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यही कहने का मतलब है इसका, समझ रहे होंगे। तो ये जो है संसद का अंग नहीं है, ये हो गया बात। आगे राष्ट्रपति अपने कार्यकाल, जो भी कार्यकाल की अवधि के में अन्य किसी भी, जैसे राष्ट्रपति का, तीसरी बात जान लें कि यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान के समय की बात करें तो किसी अन्य पद का जो है किसी भी या कोई भी अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है। कार्यकाल के समय कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है, कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति का यदि जब कार्यकाल चल रहा उस समय सोचे कोई और पद ग्रहण कर ले तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक, ये बात जो है, ये पूरी बातों की इनकी चर्चा जो की गई है ये अनुच्छेद जो है 59 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 59 में ये इसका वर्णन किया गया है कि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य या राज्य का संसद का सदस्य नहीं हो सकता। पद ग्रहण करने के समय वो यदि सदस्य है तो पद ग्रहण करते उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और जो है कार्यकाल के समय कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये सब अनुच्छेद 59 में बताया गया है। ठीक, अब इसमें है कि दूसरी बात जो है, राष्ट्रपति मान लीजिए अब कोई बन गया, अभी बनने के लिए कैसे बनेगा अभी उस पे आ रहा है, तो क्या वो दोबारा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यहाँ की बात कर लें कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद अनुच्छेद 57 क्या कहता है, इसी की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 57 में स्पष्ट तरीके से ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति के जो है कोई भी राष्ट्रपति पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य कब होगा, योग्य है कि नहीं है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, परंतु एक बार कोई भी व्यक्ति है पुनः निर्वाचित हो सकता है, दोबारा भी बन सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के पद पर, परंतु वह जो है कब तक कितनी बार हो सकता है इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया। कोई राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के बारे में वर्णन बताया गया अनुच्छेद 57 में, लेकिन वो कितनी बार बनेगा, कितनी बार बन सकता है इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बने तो मान लीजिए 5 साल पूरा हो गया, फिर दोबारा बने, फिर 5 साल क्या फिर तीसरी बार बन सकते, चौथी बार बन सकते, क्या बन सकते हैं ऐसा, तो इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया नहीं गया है। और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो एक बार से अधिक बने हैं, 2 बार बने हैं। कौन है वो? 2 बार बने हैं, कौन है? इनका नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने, कौन है? तो ये आप लोग कमेंट करिए, बिल्कुल आसान सा है। जब राष्ट्रपति को लिखाएंगे सारे नाम तो वहां पे बता देंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा इनका नाम कौन है जो 2 बार बने हैं। बिल्कुल आसान सा है, देखते हैं सबका आता है उत्तर सही या गलत। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि कोई भी राष्ट्रपति एक बार से अधिक बन सकता है नहीं, पुनः निर्वाचित हो सकता है कि नहीं, इसका प्रावधान हमारे संविधान में तो नहीं किया गया है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि हम लोग एक तरीके से, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है हमारा वो ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के यहाँ से उनसे मिलता जुलता है। तो वहाँ राजा रानी के दोबारा चुनने के कोई मतलब ही नहीं, राजा जो बने वो चलते उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले, तो ऐसे ही प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे 5 साल के लिए बनते हैं, तो इस तरह से कोई सोचा नहीं गया कि वैसा क्या होगा। लेकिन 2 बार बने हैं तो उम्मीद है 2 बार 3 बार बने। लेकिन यदि अमेरिकी संविधान की बात कर लें, अमेरिका में
अमेरिका में बात कर लें तो कितनी बार बन सकते हैं? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कोई भी राष्ट्रपति, अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। 2 ही कार्यकाल पूरा कर सकता है, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति वह नहीं बन सकता है। ये वहाँ पे प्रावधान है। तो ऐसा अपने आप ही कुछ लोग मिल लगाते हैं कि यहाँ के भी राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकते हैं, और कोई कहते हैं कि नहीं कितनी बार भी चाहे बन सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखित रूप में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में खुल के व्याख्या नहीं किया कि कितनी बार बन सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लें कि अब जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है, इसकी चर्चा पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो समझना है हमें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है, तो इसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तैयार होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक पहले निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का यदि वर्णन की बात कर लें तो किसमें है? अनुच्छेद, किसमें वर्णन है इसका? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहले निर्वाचक मंडल तैयार होता है या निर्वाचक मंडल होता है, फिर उसके द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। अब ये निर्वाचक मंडल में जो है कौन कौन से लोग शामिल हैं? अब कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक का चुनाव किसके द्वारा होता है? पहली बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन से लोग होते हैं? तो जिसमें शामिल होने वाले निम्नलिखित लोग हैं, और कौन कौन लोग हैं, तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले कौन कौन लोग हैं। तो पहले है कौन है? तो पहला पे है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन लोग होते हैं? संसद के। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा। इसका वर्णन किसमें है? जो अनुच्छेद 54 में है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित शब्द स्पष्टता लिखा गया है, तो 2 बातों को समझना। संसद के दोनों सदन कौन कौन है? ये दोनों सदन में तो ये कौन कौन है? एक आपका लोकसभा और दूसरी सदन कौन सी है? राज्यसभा। कौन कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। का मतलब जैसे 2 तरीके के सदस्य होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। आप देखते हो जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 लोगों को मनोनीत कर देता था, आंग्ल भारतीय समुदाय को, वो तो हटा दिया गया है। तो इसके जो है जो मनोनीत हैं ये नहीं कर सकते हैं। मनोनीत क्या है? नहीं हो सकते। जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया तो सीधे पक्षपात होगा, जिसको मनोनीत किया तो ये तो वोट उन्हीं को देंगे यदि दोबारा वो खड़े होते हैं तो इसलिए मनोनीत सदस्य को ये नहीं लिया जाता है। हम बात करेंगे जब उसमें कितने कौन कौन लोग मनोनीत होते हैं। निर्वाचित का मतलब जो चुनाव जीत कर आए हैं, सिर्फ वही जो है इसके सदस्य बन सकते हैं। ठीक, वही जो है निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। दूसरी यदि बात कर लें, इसके लिए निर्वाचित सदस्य होंगे, और दूसरा कौन होते हैं इसमें? दूसरे लोग कौन होंगे? ये तो दूसरे पे आपके आ जाएंगे जो राज्य विधान मंडल है आपके यहाँ, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरे में कौन शामिल होंगे? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी राज्य में हम देखें तो राज्य में भी जैसे विधायक है आपके, तो विधायक लोग भी शामिल होते हैं जो चुनाव जीत के यहाँ पर भी मनोनीत किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी वही शब्द प्रयोग किया गया, निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर भी मनोनीत होते हैं।
तो इनको छोड़ करके, इनके मनोनयन की छोड़ के, इनकी जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने लोग इसमें मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित, यहाँ पर भी विधानसभा में भी आप देखेंगे तो कई राज्यों में विधान परिषद भी है, तो उसमें भी जो निर्वाचित है वो लोग भाग लेते हैं। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं इनमें जो है, अब क्या कंडीशन है। तीसरी यदि बात कर लें, जो राज्य की तो बात हुई है, क्या कोई केंद्र शासित राज्य का भी विधायक, सांसद, विधायक भाग लेते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के जो है भी कोई भाग लेते हैं? तो अब तक 2 लोग भागते लेते हैं। केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जो है, प्रदेश कौन कौन है केंद्र शासित, जहां पर जो विधानमंडल है, तो कहाँ की है विधानसभा है, कहाँ पर जो है विधानसभा है, तो कौन कौन सी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, और दूसरा नाम क्या है, और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 राज्य के जो है यहाँ के भी विधान निर्वाचित, यहाँ के विधानसभाओं के भी, दिल्ली और पुदुचेरी, याद रखिए, आज क्वेश्चन कई बार पूछा है, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेते हैं? दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही जगह है, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वहां पे अभी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और बात को ध्यान देना हमें कि 2 राज्यों के भाग तो लेते हैं, लेकिन ये बयान जो किया गया था दिल्ली और पुदुचेरी का भाग लेने का, तो ये कब इनको मौका दिया गया था? पहले से नहीं है कि जब से हो रहा था राष्ट्रपति चुनाव तब से ही है। इनका कब से प्रावधान हुआ? इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कि निर्वाचन मंडल में भी शामिल हो। कौन सा संविधान हुआ था? तो हुआ था इसके लिए 70वां जो है 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब हुआ था 70वां संविधान संशोधन? तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 द्वारा, 1992 में ये शामिल किया गया था दिल्ली और पुदुचेरी को ये भाग लेने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो है 70वां संविधान संशोधन नियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल करने के लिए जो है आदेश दिया गया कि इनको भी शामिल किया जाएगा। तो अब तो आपको एक बात और आपको नोट में याद रखना है। अब क्या याद रखना है? क्योंकि एक और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर विधानसभा होगी, वो कौन सा है? J&K, जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर भी विधानसभा के बनने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जब से बना है तब से अभी कोई विधानसभा चुनाव ही नहीं हुआ है वहां पे। तो जब चुनाव ही नहीं हुआ तभी यहाँ कोई विधानसभा के सदस्य बने नहीं। जब सदस्य बने नहीं तो इसमें अभी भाग नहीं ले सकते अभी भी। जब ये बन जाएगा तो इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा विधानमंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये भी शामिल होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो 2 बातों को याद रखना है, वो चाहे संसद के मनोनीत सदस्य हो, चाहे विधानसभा के मनोनीत सदस्य हो, वो मनोनीत नहीं भाग ले सकते हैं। इस बात को स्पष्ट याद रखेंगे। सभी के सभी निर्वाचित भाग लेंगे। तो कौन कौन लेंगे? संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा राज्यसभा और निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित राज्य में 2 ही है, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग। और ये कब किया गया था? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि 1992 से कि ये भी भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर भी अस्तित्व में जब यहाँ की विधानसभा आ जाएगी तो ये भी भाग लेने के लिए हकदार हो जाएंगे, ये भी भाग लेंगे। ठीक, तो ये सारी बातें जो हैं आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां क्या है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या होता है। इसको हटा दें। अब चलिए आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां, यानी क्या रीति है, क्या पद्धति है, इसकी बात करते हैं। यही सबसे जटिल पद्धति है, मुख्यतः यही समझने वाली सबसे जटिल पद्धति आपको यही मिलती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति।
अगली हेडिंग है आपकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी क्या है यहाँ की रीति, ये हमें जानना है कि कैसे निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। तो ये ज़्यादातर लोगों को मोटी मोटा पता भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं, हम कोशिश करते हैं आज इसको आसान वे में और आपको समझा सकते हैं। ठीक है, पहला चीज जो है इसकी रीत की बात कर लें तो ये जो है किसमें इसका वर्णन है इसकी रीतियों का, तो इसका वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में। निर्वाचन मंडल का पूछ ले तो 54 में, ये भी याद रखना, निर्वाचक मंडल की बात करना राष्ट्रपति के तो 54 में, और इनके निर्वाचन की रीत क्या है, रीत मतलब पद्धति क्या है, तरीका क्या है, इसका पालन क्या है, तो अनुच्छेद 55 में किया गया। तो क्या होनी चाहिए, पहली चीज जो है इनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। दूसरी यदि अब इसमें बात कर लें कि कैसे होता है, तरीका क्या है इनका करने का, राष्ट्रपति के निर्वाचन के करने का तरीका क्या है, तो पहला एक जान जाइए, कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। अब आया अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली ये जो है क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है, तो दो देखते हैं। संविधान में जो हमारा जो चुनाव होता है भारत में दो तरीके का, एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति में कौन सा तरीका होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है, जिसकी वोटिंग सीधे जनता करती है, सीधे समझ लीजिए, जिसकी वोटिंग, जिसके चुनाव में सीधे जनता भाग लेती है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हम लोग सांसद को वोट डालते हैं वो प्रत्यक्ष है, विधायक को वोट डालते हैं वो प्रत्यक्ष है। लेकिन क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं स्वयं, तो नहीं लेते हैं। तो वहां पे कौन लेता है भाग, तो यहाँ पे वो गाना शूट करता है, हमने जिसे चाहा वो चाहे किसी और को। यानी कि जो है हम लोग किसको चुनते हैं, विधायक और सांसद को। प्रत्यक्ष तरीके से किसको चुनते हैं, विधायक और सांसद को। ये लोग भाग लेते हैं किसके, इसकी चुनाव में, राष्ट्रपति की चुनाव में। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक, हम लोग विधायक सांसद चुनते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इनको चुनने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कैसी प्रणाली है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। आगे यदि बात करें इसके आगे की अगली कड़ी में, यदि इसका और कैसे होता है, किसके अनुसार होता है, किसकी प्रणाली के थ्रू होता है, तो इसका एक शब्द आता है, कौन सा, तीसरी पॉइंट पे, कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, मत प्रणाली द्वारा। यानी कि इसमें दो बातें समझने वाली, यही मेन बात है कि इनका चुनाव जो है क्या होता है, दो तरीका, एक तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और दूसरा क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये दो बात समझ गए तो इसका चुनाव
तरीके समझ गए। यही दो बातें इसमें जो लिख देता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ये जो है इसका चुनाव किया जाता है। और चुनाव भी कैसा होता है? गुप्त मतदान द्वारा। कैसे होता है? गुप्त मतदान होता है। मतदान यानी सीधे नहीं कि हाथ उठाकर कौन किसकी तरफ है, ऐसे नहीं, गुप्त यानी कि वोटिंग के द्वारा किया जाता है, गुप्त पद्धति के द्वारा। कोई ये ना जाने किसका वोट किसको दिया गया, ठीक है, इसका जो है गुप्त मतदान जो है। और यदि इसकी बात कर लें कि इससे संबंधित निर्वाचन संबंधित और जो इसकी बातें हैं वो जो है निर्वाचन अधिनियम 1952 में रखा गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित कोई अन्य बात है तो अन्य बातों का प्रावधान जो किया गया है, अभी इन दोनों को हम समझाते हैं, देखते हैं। अन्य बातों की जो प्रावधान किया गया इनसे निर्वाचन संबंधित अन्य बातें, निर्वाचन संबंधी अन्य बातें जो है ये किया गया है, जो है निर्वाचन अधिनियम 1952 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? निर्वाचन संबंधी, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य बातें जो है निर्वाचन अधिनियम निर्वाचन अधिनियम 1952 में दिया गया है, 52 के द्वारा दिया गया, 1952 में दिया गया है। ठीक, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य बातें जो बताई गई हैं निर्वाचन अधिनियम 1952 में दिया गया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इनमें जो है यह सुनिश्चित किया गया कि जो है राष्ट्रपति के इसके तरीका क्यों ये अपनाया गया, डायरेक्ट क्यों नहीं किया गया, जैसे हम लोग डायरेक्ट चुनते थे उसमें जो है कि यही वोटिंग ये लोग क्यों डायरेक्ट नहीं करने देते, इन पद्धति का क्यों प्रयोग किया गया। तो देखा गया जो है राष्ट्रपति का चुनाव एक पसंदीदा चुनाव है, कह सकते हैं कैसा चुनाव है। आइए इनको हटा करके हम देखते हैं थोड़ा सा इसको। राष्ट्रपति की चुनाव को जो है जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा या अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा ये अपनाया गया है, इसको जो अपनाने का मूल रीजन क्या है, तो यही है सुनिश्चित किया गया कि निर्वाचित राष्ट्रपति सर्वाधिक लोगों की पसंद हो। क्यों ये पद्धति अपनाई गई है, तो इसके अपनाने का मुख्य वजह क्या है, अभी ये समझते हैं ये पद्धति क्या है, कैसे चुनाव होता है। तो मुख्य वजह क्या है इसका कि हम लोग राष्ट्रपति के पद को ऐसा बनाया गया है कि यह जो है सर्वाधिक लोगों की क्या हो, ये लोगों की पसंद हो। इसी वजह से इस पद्धति का प्रयोग किया गया है एकल संक्रमणीय मत पद्धति का। क्यों किया गया इसका एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाने का रीजन क्या है, एकल संक्रमणीय जो है क्रमणीय मत प्रणाली ये क्यों अपनाया गया, ये जो है क्योंकि ये देखा जाए कि सर्वाधिक लोगों की पसंद होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति ऐसे नहीं, जैसे क्या है कि हम लोग डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट वोटिंग का मतलब हम गए, हमको मन किया इसको देने, इस राष्ट्रपति को देना, हमने वोट दिया चले आए, नहीं इसमें ऐसा नहीं होता है। हमें क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या हुआ इसका रीजन कि इसमें देखा गया कि आप जाएंगे तो आपको वरीयता क्रम सबको वोटिंग करनी होती है, सबको वोटिंग। आप 4 लोग यदि राष्ट्रपति चुनाव खड़े हैं तो आपकी पहली पसंदीदा कौन है उसको वोटिंग करेंगे, दूसरी पसंदीदा कौन है उसको भी देंगे, तीसरी पसंदीदा उसको भी देंगे, चौथे वाले को भी देंगे, ठीक है। तो इसी को एक तरीके से कह सकते हैं, अभी इसको और भी डिटेल समझते हैं। तो इस तरह से वोटिंग की जाती है। एक आपको पेपर मिल जाएगा निर्वाचन वाला, एक लेटर मिलेगा, उसके चारों जितने भी नाम हैं, जिन जिन लोगों के निर्वाचन जो उम्मीदवार है उनके सामने 1 2 3 4 आपको जिसको भी आप प्राथमिकता चाहते हैं उसको 1 लिखिए, जिसको 2 चाहते हैं 2 लिखिए, कोई और आया इनको 1 नंबर किया, इनको 2 नंबर, इनको 3 करके इनको 4 ही कर दिया। तो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे भी आएगा वो आपको उनके नाम के सामने अपने लिखना है, ठीक है, लिख करके यहाँ देना होता है। तो इसका रीजन क्या था कि ज्यादातर लोगों की पसंद हो, जब इसमें देखा जाएगा कौन किसका ज्यादातर पसंदीदा है वहीं से इसका कार्य किया जाता है। अब इस चुनाव करने से पहले अब समझेंगे, अब थोड़ा सा समझने की मेन चीज है कि अब हमें समझना क्या है कि इस चुनाव कैसे होता है। तो चुनाव होने में सबसे पहले क्या होता है इस पद्धति में, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें क्या होता है सबसे पहले एक कोटा तय किया जाता है।
कि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले क्या तय किया जाता है? कोटा तय किया जाता है कि कोटा कि राष्ट्रपति बनना है तो आपको न्यूनतम जो वोट पाना अनिवार्य है उसी को हम क्या कहते हैं? कोटा कहते हैं। कि आपको न्यूनतम वोट कितने पाने हैं, तो इसके लिए, और ये कोटा भारत में क्या लागू है? ये 50% और +1 यानी 50% से एक अधिक, 50% से अधिक आप वोट पाना होगा यदि राष्ट्रपति बनना है तो। इसी को हम क्या कहते हैं? कोटा। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो हमें, जैसे कोटा का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कि आप जो है, जैसे अभी जो है कोई भी वैकेंसी आती है उसमें होता है कि 33% पाना अनिवार्य है, नहीं तो सीट खाली चली जाएगी, 35% पाना अनिवार्य है तो खाली चली जाएगी, कहीं कहीं 40% है पाना अनिवार्य है तो सीट वैकेंट रह जाएगी भले। तो वही इसी को एक तरीके से राष्ट्रपति में कोटा शब्द प्रयोग किया जाता है कि हमें न्यूनतम इतने पाने ही पाने हैं आपको, ठीक। तो इसी को कोटा। तो सबसे पहले क्या होता है? कोटा तय किया जाता है। और कोटा में जो है चुनाव में वास्तविक रूप से कितने वोट के बराबर ही कोटा होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये जो कोटा है, जो वोट में हम इसे देखें तो कितने वोट के बराबर इसकी वैल्यू है, तो कोटा बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? कोटा बराबर फार्मूला होता है डाले गए कुल वैध मतों की संख्या। क्या होता है? डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोटा हमें निकालना है कि कोटा हमने कहा 50% हुआ, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कितनी वोट हो रहे हैं। तो न्यूनतम वोट कोटा कितने के बराबर होगा? तो डाले गए कुल वैध मतों की संख्या बटे कुल स्थानों की संख्या +1, कुल स्थानों की संख्या +1, और यहाँ पर भी करेंगे, और जो टोटल आएगा इसमें भी हम +1 करेंगे, ठीक है। अब आपको तो समझ गया होगा डाले गए कुल वैध मतों की संख्या समझ में आ रही। कुल स्थानों की संख्या का मतलब क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं इस स्थान का मतलब क्या है? स्थान का मतलब क्या है? पद। जैसे आया यूपीपी का ना, तो 60,000 कुछ पद है, तो उसी पद को ही हम स्थान मानते हैं। कि राष्ट्रपति के कितने पद खाली हैं? तो एक ही पद खाली है, इसलिए अक्सर किताबों में आप ज्यादातर पाएंगे कि सीधे 1+1 लिख के आ जाता है। एक पद खाली है, एक पद हम जोड़ते हैं इसको, और टोटल में फिर एक जोड़ते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो अक्सर करके कहीं कहीं डाले गए कुल वैध मतों की संख्या बटे 2 लिख कर आ जाता है। क्या लिख के आ जाता है? 2 लिख कर आ जाता है और +1 कर दिया जाता है। जितने वैध मत है उसका आधा करके उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो इसी को हम कोटा कहते हैं, ठीक। तो यही चीज है आपका जो है पद कितने हैं राष्ट्रपति के। स्थान का मतलब क्या है? पद से यहाँ पे है, तो एक ही पद तो है राष्ट्रपति का भारत में, तो इसीलिए जो है ये पद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो समझ गए कि पहले, सबसे पहले क्या होता है, चुनाव कराने से पहले इनका हमें क्या होगा, सबसे पहले कोटा तैयार कर लेते हैं। किस साल की कोटा क्या है कि जिसमें कुल वैध मत पड़ेंगे वोट, उसमें राष्ट्रपति का एक पद है, एक उसमें और जोड़ के 2 से हम भाग देते हैं, और फिर जो आता है उसमें एक हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कोटा तय हो जाता है। सर 50% +1 है, ठीक। दूसरी बात करते हैं। अब जो है होगा क्या, इसको हटाते हैं। अब दूसरा क्या हमें ध्यान देना रहता है इनके चुनाव में? दूसरी बात हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी जो है इस पद्धति में क्या होता है, जो भी बनी है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें क्या है कि प्रत्येक मतदाता को मत देते समय उम्मीदवार के आगे अपना वरीयता क्रम लिखना होगा। यही आपको क्या करना है? वरीयता क्रम लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि सबको बताना पड़ेगा किसको आप वरीयता दे रहे हैं, तो ये वरीयता क्रम लिखना होगा प्रत्येक उम्मीदवार को। वरीयता क्रम आपको बताना होगा कि पहले नंबर पे किसको दे रहे हैं आप वोटिंग, पहले दूसरे नंबर पे किसको दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे किसको दे रहे हैं, चौथे नंबर पे। तो आपको जो लेटर मिलेगा जो वोटिंग के लिए, आपको सबके सामने नाम के सामने आपको वरीयता क्रम लिखना होगा। जैसे 1 2 यहाँ 4 इनको दे रहे हैं, चौथे व्यक्ति को, इनको हम 3 कर दे रहे हैं। कोई और आए तो यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पर 4 कर दें, इधर 3 कर दें, या कोई और आ जाए यहाँ 1 कर दें, यहाँ 3 कर दें, 2 कर दें, यहाँ 4 कर दें। तो इस तरह से आपको वोटिंग सामने
आपको अपने जो मिलेगा आपको पेपर, उस पर आपको लिख करके देना होता है। ठीक। दूसरा अब प्रावधान क्या है कि अब हमें दूसरा क्या देना है, जो अनुपातिक का मतलब है। ये तो हो गया जो है एकल संक्रमणीय की बात कर लें कि सबको वरीयता क्रम देंगे, ये तो सारी पद्धति एक ही सा समझिए। तो आपका अनुपातिक का मतलब क्या है, इसमें चुनाव में एक चीज की ध्यान दिया गया है कि जो राज्य के विधायकों के राज्य के जो है विधानसभा का जो है जो राज्य के विधानसभा का जो अस्तित्व है, राज्य के विधानसभा का जो वैल्यू है वो संसद के बराबर, संसद के जो है संसद के दोनों सदनों के बराबर होना चाहिए अस्तित्व के। जो इनकी राज्य की विधानसभाओं के वोट की वैल्यू है, वोट का या मत का मूल्य है, मत का मूल्य है, ये ध्यान दीजिएगा। पहले राज्य के विधानसभाओं के जो है राज्य के जितनी भी राज्य की हैं, जितनी भी टोटल पूरे भारत की जो भी राज्य के विधानसभाएं हैं, इनके मत का जो मूल्य है, मत का यानी वोट की जो वैल्यू है, ये संसद के दोनों सदनों के मतों के मूल्यों के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखा जाए कि किसी राज्य का अस्तित्व ना कम हो, किसी राज्य को ऐसा न लगे हमें पूरा वेतन नहीं दिया गया, हमें बराबरी का नहीं दर्जा दिया। तो यही किया गया, राज्यों के विधानसभा जितने वोट की वैल्यू है ये संसद के दोनों सदनों के वोट की वैल्यू के बराबर होती है, मूल्यों के बराबर होती है। इसके लिए क्या होता है, हमें राज्य के विधानसभा के वोट एक विधायक के वोट की वैल्यू निकालनी होती है, फिर जितने विधायक हैं उससे गुणा कर देते हैं, फिर एक सांसद के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, फिर जितने सांसद उनसे गुणा कर देते हैं, और इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यही है मेन चीज, इन दोनों का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए। यही अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यही है कि दोनों के अनुपात को बराबर होता है। तो संसद के विधानसभा के यानी कि विधायक के वोट की वैल्यू क्या है, इसके लिए भी एक फार्मूला बनाया गया है। सांसद की वोट की वैल्यू निकालने के लिए भी सांसद का फार्मूला बनाया गया है, इसके लिए भी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक विधायक का मत कितने के बराबर होगा और एक वोट वैल्यू क्या होगी, उसके वोट का मूल्य कितना है ये देखना है हमें। किसी एक विधायक के मत का मूल्य, किसी एक विधायक के मत का मूल्य, यहाँ भी फार्मूला होता है। किसी एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या, क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या, ध्यान दीजिए, राज्य की कुल जनसंख्या है, जो जनसंख्या बताई गई है, अभी इसकी हम बात करते हैं। राज्य की, जिस राज्य के विधायक की वैल्यू निकाल रहे हैं कि उसके वो एक वोट की वैल्यू है, उसके राज्य की कुल जनसंख्या जो है उसमें जो है राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से पहले भाग देते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य के जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं, और जो भाग फलाता है उसमें 1000 से फिर यहाँ पे समझिए भाग करेंगे या 1/1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जो आएगा तो आप समझ जाइए, इतना आने के बाद जो भी आएगा तो इसको हम क्या करते हैं, 1/1000 से फिर गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला बन जाता है हमें एक विधायक के वोट के मत की वैल्यू क्या है ये ज्ञात करने के, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। ठीक, अब क्या होगा, अब ये भाग करने के बाद लास्ट में यदि हम भाग देते हैं, उसके बाद में ये हमने 1000 से या तो इसमें करके टोटल में 1000 का भाग देना है,
और 1000 भाग गए। यदि नहीं देते हैं तो 1/1000 से गुणा करें, इसका मतलब ये 1000 से भाग हुआ। तो 1000 से भाग देते हैं और भाग देने पर यदि 500 से कम हुआ, 500 से कम होने पर, वही निकटतम वाला फार्मूला रखते, 500 से कम होने पर उसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ देंगे। यदि कुछ और आया 500 से कम तो हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे अब उसमें। यदि 500 से अधिक आता है, मान शेष जो बचता है, शेष की बात कर लें, शेष यदि 500 से कम हो, इसको भाग देने पे 1000 से, तो हम छोड़ देंगे। और यदि शेष 500 से अधिक हो, 500 से अधिक हो, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो भी आप आएगा उत्तर उसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, यदि शेष 500 से कम हुआ तो उसे हम छोड़ देंगे, 500 से अधिक आया तो फाइनल उत्तर में एक हम जोड़ देंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा एक विधायक के मत की संख्या क्या है। दूसरी बात यहीं पे कंफर्म कर लें, यदि किसी राज्य में ऐसा भी हो कुछ विधायक अब्सेंट हैं, खाली है, मतलब सीट खाली है, किसी कारणवश खाली हो गई है, या वहाँ की जो है कि वहाँ की विधानसभा भंग हो चुकी है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव जो मेंबर हैं उन्हीं को ही हम मान लिया जाएगा कि हमें पर्याप्त उनकी संख्या मान के चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो राज्य के विधानसभा भंग हो या तो कुछ विधायक का पद रिक्त हो, तो भी उसे हम रिक्त ही मान करके हम जितने मौजूद विधायक सांसद हैं उनके हिसाब से वोटिंग करा लेंगे। हम राष्ट्रपति चुनाव नहीं रोका जा सकता इन आधार पे। ठीक, इस बात को भी आप याद रख लेंगे। चलिए आगे यदि बात कर लें कि एक संसद, अब सांसद के मत की वैल्यू क्या है, एक सांसद की वोट की वैल्यू क्या है। सांसद, अब यहाँ देख लें, एक सांसद के मत का कुल मूल्य, अब यहाँ मान लीजिए एक विधायक का मिल गया, अब कुल जितने विधायक हैं उस राज्य में वहां से गुणा कर देंगे, वोट वैल्यू मिल जाएगी सबकी। ठीक, ऐसे ही ये जो है किसी एक विधायक की, किसी एक सांसद की, सांसद के मत का मूल्य या मत का कुल मूल्य इनका कितना है, ये कैसे हम ज्ञात करते हैं। यानी एक सांसद का वोट एक विधायक के वोट के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा लोग चुन के आते, कम लोग चुन जाते, तो ये नहीं। हाँ, लेकिन टोटल विधायकों की संख्या बात करें और टोटल सांसदों की संख्या का अनुपात लें तो बराबर बराबर होना चाहिए वोट का, ये ध्यान रखा गया है। ये नहीं कि एक सांसद एक विधायक के वोट के बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों की कुल संख्या, क्या इसके लिए क्या है, सभी राज्यों के सभी राज्यों के सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के, सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों सभी निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या कुल मतों की संख्या बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। क्या होता है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सभी संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, इससे हमें ध्यान देना। सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, इससे हम भाग दे दें सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या को संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दे दें, तो हमें पता चल जाएगा कि एक सांसद के मत की वैल्यू क्या है। ठीक, अब ये होने के बाद, अब इस तरह से हुआ, अब ये हो गया इनकी वोट की वैल्यू, ये हो गई इनकी वोट की वैल्यू। अब ये लोग क्या करेंगे, वोट डाल दिए सब लोगों ने, यानी मत दे दिया।
अब इसकी काउंटिंग कैसे होती है, तो पहला काम वही जो नंबरिंग हुआ था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले जो काउंटिंग हुए थे जैसे 1 2 3 4 वाले, तो अब वोटिंग शुरू होती है। अब गिनती वोटिंग के बाद गिनती में होता है। अब क्या होता है, प्रथम चरण का जो चुनाव होता है वो गिनती होती है। प्रथम चरण की गिनती में क्या होती है, अभी वोट डाल देंगे तो देखा जाएगा कि जो है 1 नंबर वाले वोट कितने लोगों को हुआ। प्रथम चरण में हम प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। क्या होती है इसमें, प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है, मतों की गणना की जाती है। ठीक, प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है और यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो निर्वाचित घोषित हो जाएगा। प्रथम वरीयता में मतलब 1 नंबर वाले कितने वोट की परसेंटेज को वैल्यू को देखते हुए यदि 1 नंबर वाली वरीयता में के अनुसार कोई वोट को जो है 50%, जो क्या था, जो कोटा है 50% + 1, ये कोई प्राप्त कर लेता है तो वो जीत जाएगा। ऐसे ही 2 लोग 50% ज्यादा हुए, बाकी लोग तो कमी हुए उससे, तो ये क्या होगा, विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि नहीं हुआ ये, मान लीजिए, तो द्वितीय चरण की गणना होगी। तो क्या होगी, द्वितीय चरण, अब इसमें किसी ने नहीं पाया, मान लीजिए 50% + 1 से ज्यादा वोट नहीं पाया किसी ने, वैल्यू नहीं पाया, तो कोटे को पार नहीं किया कोटे को, तो क्या होगा, द्वितीय चरण की काउंटिंग होगी। अब जो है द्वितीय चरण की में क्या होती है, अब यहाँ पे यही तो होता है जो है कर संक्रमणीय मत प्रणाली यही प्रयोग की जाती है, जैसे आप समझ जाए तो पूरा खैर रूल ही वही सब है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होती है, द्वितीय चरण में होगा तो जो प्रथम चरण में सबसे न्यूनतम वोट पाया होगा, न्यूनतम वोट पाए हुए हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार, तो उनको जो है उनको हटा दिया जाता है रेस से। यानी जैसे आपने देखा होगा राजनीति की दौड़ होती है, बहुत ज्यादा पीछे दौड़ने में आप सबसे पीछे है तो पकड़ के बैठा देते हैं, भैया बैठो तुमको नहीं जाना है अब आगे, क्योंकि आगे वाला घूम के आपके पीछे आ रहा है। तो इसमें भी वही होता है कि यदि आप द्वितीय चरण में जब चल रहे हैं तो पहले चरण में जो सबसे कम पाए हुए वोटिंग है उनको हटा दिया जाता है, और उनको हटाने के बाद जो जो है इनकी जो यहीं पे स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्थानांतरित किया जाता है। अब प्रथम वरीयता के जो न्यूनतम, अपने यहाँ पे क्या होता है, प्रथम वरीयता के जो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार है उनकी जो उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अब तथा इनके द्वारा द्वितीय वरीयता के मत उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब मान लीजिए इनके जो प्रथम वरीयता वाले वोट पाए थे, इनके प्रथम वरीयता में गिना गया था 1 नंबर वाले वोट पाए थे, अब उनकी वोट की जो वैल्यू द्वितीय चरण होगा तो जो प्रथम वरीयता वाला वोट होता है इसको ये जो बचे हुए लोग हैं उनमें बांट दिया जाता है। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या है, जो सबसे कम पाए हैं सबसे कम वाले को हटा दिया जाता है, वाले उम्मीदवार को, सबसे कम वाले उम्मीदवार को हटाकर को क्या करते हैं, हटाकर हम क्या करते हैं, सबसे कम वाले उम्मीदवार को, सबसे कम मत प्राप्त करने वाले, सबसे कम जो है मत प्राप्त करने वाले यहाँ लिख दिए ऊपर, यहाँ से सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को हटाकर अब इसके जो प्रथम वरीयता के वोट हैं, जो द्वितीय वरीयता की जब बात होती है तो उसमें इनको काउंट कर दिया जाता है, इन लोगों में बांट दिया जाता है। एक तरीके से समझिए कि द्वितीय वरीयता का वोट किसको किसको कितना मिला है तो वहां पे बांट दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है, ये चलती रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार क्या है कि इस आंकड़े को छू ना ले, ये प्रक्रिया सबसे कम हटा दे। फिर दूसरी बार के बाद तृतीय चरण की मतगणना होगी। तृतीय चरण में क्या होगा, जो दूसरे चरण में सबसे कम वोट पाया होगा उसको हटा दिया जाएगा। फिर उसके जो वोट की जो ऊपर के वैल्यू प्रथम और द्वितीय प्रकार के वोट पाए हैं तो वो पहले दूसरे वाले में काउंट कर दिया जाएगा उनका। फिर तीसरे चरण में के बाद चौथे में भी चलते हैं, तो फिर ऐसे प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक कोई ये 50% + 1 वोट नहीं पा जाएगा। जब ये जो पा गया तो वही उम्मीदवार घोषित होता है। तो ये होता है एक प्रकार से इनके होने का जो है इसका। लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाए होंगे तो कहिए तो एक बार इसको हम ये समझा दें कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हम मान लें कि कौन सा जो है वोट कैसे कोई चुनाव का होता है, थोड़ा सा एक बार समझिए।
प्रथम चरण में द्वितीय चरण में क्या होता है, कैसे होता है, देखिएगा। थोड़ा सा इनको हटाने के बाद हम देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं, ए बी सी डी। कितने उम्मीदवार हैं? ए बी सी और डी, 4 उम्मीदवार हैं। अब पहले चरण की यदि काउंटिंग हुई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम चरण में देखा गया, आगे लिख दें, ए बी सी और डी में यदि देखा गया प्रथम चरण की वोटिंग में, अब मान लीजिए वोट का मूल्य निकालने के बाद ए को मान लीजिए टोटल, इसमें यदि मान लिया जाए न्यूनतम कोटा, यदि हम जैसे कोटा निकाल लिया गया, कोटा फिक्स हो गया, मान लीजिए चलिए 1251 वोट का हो गया, 1200 मान लीजिए कुल वोट पड़े, कुल वैध वोट की यदि बात कर लें, देखिए थोड़ी सी समझ लीजिए इस बात को अच्छे से, पहले हम समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा ये समझने की है, थोड़ा सा ऐसे कथा सुन लेने से समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि सबसे पहले वैध मत कुल कितने पड़े, अभी आप देख लीजिए, पहले वैध मतों की बात कर लें, यही लिखते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, नीचे भी फिर लिखना होगा। वैध मत की बात कर लें, वैध मत मान लीजिए कुल पड़े 2500, ठीक। कोटा कितना हो जाएगा? कोटा क्या होता है? 50% + 1 यानी 1251 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए वैध मत कुल कितने पड़े? 2500। कोटा कितना तय हुआ? 1251। कोटा कितना हो गया? 1251 जो है ये कोटा तय हो गया। अब प्रथम चरण का चुनाव होगा, प्रथम चरण की काउंटिंग में होगा क्या कि ए बी सी और डी को कितना कितना मत मिला, तो ये पहले जान लें। प्रथम चरण में मान लिया जाए कि ए को जो है दिया गया 950 वोट पाया, ये मान लिया राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। बी को मान लिया जाए 700 मिला, बी को 700 वोट मिला। सी को मान लिया जाए 500 मिला, सी को क्या है 500 मिला। और डी की बात कर लें, डी को मान लिया जाए 350 मत मिला, 350 मत मिला, ठीक। तो प्रथम चरण की काउंटिंग के बाद इनको मिल गया 350 मत। अब किसी भी उम्मीदवार को ये बताइए कोटा मिला, कोटा कितना होना चाहिए? 1251 वोट है, किसी के पास 1251 है? नहीं है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसी को नहीं मिला, तो अब यहाँ कोई राष्ट्रपति भी नहीं घोषित हो जाएगा प्रथम चरण। फिर क्या होगी? द्वितीय चरण होगा। क्या होगा? अब द्वितीय चरण काउंटिंग होगी। और द्वितीय चरण की क्या काउंटिंग होगी? जब किसी को नहीं मिला तो अब अब द्वितीय चरण के लिए हमारे पास क्या है, यार पानी मिल देखिएगा, ध्यान से समझेंगे तो यही से आप समझ जाएंगे पूरा जो है इनकी गणना। द्वितीय चरण में मान लिया अब डी के सबसे ज्यादा कम मत है ना, तो डी को हटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अब इनको मत के रेस से बाहर, ये काउंटिंग के रेस से बाहर। अब इनको क्या है, अब मान लीजिए इनकी जो ए वाली है काउंट बाहर हो गए। अब देख लिया जाएगा जो द्वितीय चरण में ए बी सी बचे, इनका जो ये मत है 350, ये जो है एक नंबर वाला जो 8 पाए हैं प्रथम चरण में, वो इन तीनों लोगों में बांट दिया जाएगा। अब मान लीजिए इसको जो है इनके वोट में से ए को मिल गया, मान लीजिए ए को मिल गया 50, बी को मिल गया 100, सी को 200। इनको इसमें मान लीजिए पहले मतलब दूसरे नंबर पे ज्यादातर लोगों ने, ए को 50 लोगों ने किया था, अब बी को मान लीजिए 100 लोगों ने किया था, सी को मान लीजिए 200 लोगों ने किया था कि हम दूसरे नंबर पे इनको चाहते हैं। तो अब देखेंगे द्वितीय चरण में इनके वोट कितने हो गए? 1000। इनके वोट कितने हो गए? 800। और इसके वोट कितने हो गए? 700। हो गया। अब वो रेस से बाहर हो गए, समझिए होंगे। अब यहाँ 50 वोट इसमें इनका बढ़ गया, ये डी वाले वोट हैं इधर बढ़ा दिए गए, तो ये हो गया 1000, इनको हो गया 800 और इनको हो गया 700, ये बी सी को, ठीक। अब हम बात कर लें, अब मान लीजिए इसमें देखा गया द्वितीय चरण में क्या कोई 1251 पाया, कोटा पूरा किया? कोई नहीं पाया। तो फिर क्या होगी? अब तृतीय चरण होगा। क्या होगा? तृतीय चरण होगा। क्या होगा? तृतीय चरण होगा। और तृतीय चरण में अब किसको हटाया जाएगा? तृतीय चरण में देखा जाए
तो अब क्या होगा, पुनः वही प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अब सी का, जिसका सबसे ज्यादा कम वोट किसका है, सी का, अब सी को प्रतिस्पर्धा से बाहर किया जाएगा। अब सी जब प्रतिस्पर्धा से बाहर होगा तो अब इसका जो ये 700 है, इसके पहले के प्रथम और द्वितीय दोनों वाले इसके वोट अब इधर देख लिया जाएगा, तृतीय में वरीयता क्रम किसको मिला है। तो अब मान लीजिए सी का जो 700 था, अब इसमें जो है ए और बी में के कुल मतों में जोड़ दिया जाएगा। अब सी के 700 में मान लीजिए ए को मिला 200 और बी को 500। अब मान लीजिए यहाँ पे इसको मिला था 200 और इसको मिल गया सी, बी को 500 लोगों ने पसंद किया था कि इसको द्वितीय पे, इसकी वाले तृतीय वाले स्थान के लिए, इसके वोटर में से, जो सी के वोटर से। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या हो गया, अब फाइनल तृतीय चरण में क्या हो गया कि जो तृतीय चरण में सी का वोट कितना हो गया, 1200, ए का वोट हो गया 1200 जुड़ेगा, और यहाँ पे 800 में जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 1300। ठीक, अब क्या देखिए, इसमें कोई अब पाया 1251 कोटे को पूरा किया कि नहीं किया, कौन किया, बी किया, कौन किया, बी किया। तो इसलिए न्यूनतम कोटा जो था 1251 का जो रखा गया था, इस लक्ष्य को किसने पूरा कर लिया, बी ने पूरा किया। तो अब राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन हो जाएगा, ये बन जाएगा राष्ट्रपति बी। ठीक, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अब ये देखिए, सबसे ज्यादा वोट पाया था पहली बार जो प्रथम चरण में जो है ये, लेकिन जीत नहीं सका। बी कम पाया था, फिर भी वो जीत गया। जरूरी नहीं कि 1 नंबर वाला वोट पाने वाला ही जीत जाए, 2 नंबर वाले भी जीतते हैं, 3 नंबर वाले भी जीतते हैं। तो इससे ये ऐसा नहीं है, यदि सांसद विधायक का होता सीधे अब तक विजयी घोषित हो गया था पहले राउंड में। तो इस तरह से इसकी होती है। अब जो इसको मानक को पूरा करेगा वही जीतता है। तो कौन पूरा किया, बी। तो उम्मीद करते होंगे कि आप इस चीज को समझ गए। जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक चलता, 4-5 लोग होते तब तक चलता है, जब तक इस कोटे को पूरा नहीं कर लिया। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति यही होता है, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये जो है, अब आप पूरी चीज समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उम्मीद करते नहीं समझ में आएगा, वीडियो के बाद फिर से देखिएगा और इसे समझिएगा। तो समझना, क्योंकि हम जिस देश में हैं, भारत में, तो भारत के चुनाव को हमें समझना काफी जरूरी है। तो इस तरह से इनकी वैध मतों को निकाल करके कोटा क्या होता है ये भी आप समझ गए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है ये भी इसके माध्यम समझ गए, विधायक वोट की वैल्यू क्या है ये भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से इनकी जो है यह प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक लोग बनेंगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा। ठीक, अब यदि हम बात कर लें थोड़ा सा जो है, चलिए वोटिंग की, हाँ इसमें एक चीज और यहीं पे जान लें, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन समझ लें, थोड़ा सा कुछ फालतू तो है नहीं, समझना ही है। तो यहाँ देख लें कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारी में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको हटा दें, थोड़ा सा समझना है, थोड़ी देर और खाली हटा है इसको जो है। थोड़ा सा इसमें हमें क्या देखना है, जो यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है, राज्य की कुल जनसंख्या। तो ये कुल जनसंख्या का आधार क्या है, कौन सी जनसंख्या, क्या 2011 की जनगणना को हम मानेंगे, 2001 की माने, या 1971 की माने, किसकी हम जनगणना को आधार बनाया जाए। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या शब्द उपयोग किया गया है, इस जनसंख्या का क्या मतलब है ये भी थोड़ा सा जान लें। जनसंख्या जो बताई गई है, इस जनसंख्या के लिए क्या है कि हमारे लिखित रूप में है कि यह, इससे तात्पर्य 1971 की जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या, जो 1971 की जनगणना में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ जनसंख्या का तात्पर्य क्या है, जनसंख्या कौन सी ली जाएगी, तो 1971 की जनगणना में जो है, 1971 की जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या है, क्या रखा गया है, 1971 की जनगणना में जो निश्चित जनसंख्या थी उसको राज्य की जनसंख्या मान करके हम काम करेंगे। 1971 की जनगणना में निश्चित जनसंख्या, निश्चित जनसंख्या से है, जनसंख्या से, निश्चित जनसंख्या से है। यहाँ पर 1971 की जनगणना में जो निश्चित जनसंख्या की गई थी, इससे ये लिया गया है। और इसको 42वें संविधान संशोधन, इसमें क्या कर दिया गया ये भी समझिएगा, ये तो आया एग्जाम में है। 42वें संविधान संशोधन, अधिनियम, यानी आप लोग जानते हो 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम
लघु संविधान का दर्जा दिया, बहुत बड़ा इसमें बदलाव हुआ था एक तरह से। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 के द्वारा में ये प्रावधान कर दिया गया कि यह जो जनगणना के आंकड़े हैं 1971 वाला, ये कब तक लागू रहेगा? तो कब तक लागू रहेगा? तो इसमें बताया गया था कि जो 2000 जो है सन 2000 के बाद जो जनगणना होगा, जो जनगणना होगा उसके आंकड़े तक यानी जो 1971 की जनगणना को निश्चित किया गया था, किसी जनगणना के हिसाब से ये सब फार्मूला सूत्र निकाला जाएगा, तो वो 42वें संविधान संशोधन नियम में लिख दिया गया कि यह सन 2000 के बाद जब जनगणना होगा तब तक के लिए इसी जनसंख्या के आधार पे हम इस फार्मूले को निकालेंगे, वोट वैल्यू निकालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में हम तब तक यही निकालेंगे। लेकिन इसमें हुआ क्या कि 2000 यही आंकड़ा मान्य रहेगा, लेकिन हुआ क्या कि जो हुआ 84वां संविधान संशोधन, फिर कौन सा हुआ? 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 84वां संविधान संशोधन नियम 2001 में। यह संविधान संशोधन हुआ 2001 में, तो इसको क्या कह दिया गया कि नहीं, अब चूंकि 2001 की जनगणना हुई तो उसको आधार बना लेना चाहिए था जनसंख्या का, लेकिन नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? इसमें कह दिया गया, क्या कह दिया गया? पहली बात तो जानना, क्या कह दिया गया कि यह जो 1971 का आंकड़ा है ये 2026 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2026 तक मान्य होगा। कब तक मान्य होगा? 2026 तक मान्य होगा। यानी कभी भी ये जो जनसंख्या राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो जनसंख्या ली जाएगी 1971 की जनगणना में जो निश्चित जनसंख्या थी उसी जनसंख्या को रख करके कैलकुलेशन किया जाएगा। क्यों ऐसा किया गया? क्यों नहीं 2001 में किया गया? तो इसमें देखा गया कि जो जनसंख्या नियंत्रण की बात हुई, तो जनसंख्या नियंत्रण का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ दक्षिण भारत में तो कंट्रोल किया, जनसंख्या नियंत्रण पे काम किया, लेकिन उत्तर भारत में थोड़ा कम इसका असर रहा। उत्तर भारत में जनसंख्या पे कम असर रहा है, कंट्रोल कम हुई, जनसंख्या नियंत्रण में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। ये दक्षिण भारत में ठीक हुआ। तो ये हुआ कि इनका जो है डिसबैलेंस होगा, ये दक्षिण भारत वालों का नुकसान हो जाएगा, इनके लिए गलत होगा, इनके साथ अन्याय होगा। इसलिए इस जो है क्या हुआ, इस जनसंख्या को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये फिक्स किया गया कि 2000 के बाद जनसंख्या करेंगे, और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि ये जो जनसंख्या है ये 2026 तक मान्य होगी। तो ये किया गया था 84वां संविधान संशोधन नियम 2001 के द्वारा। ठीक, तो ये 2-3 बातें आप जान गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी चुनाव संबंधित बात है, तो एक बात और जान लें कि चुनाव में यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, इस बात को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका विवादों का फैसला कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करेगा। क्या करेगा? इस बात को याद रखिएगा। यदि वोटिंग चुनाव हुआ, नोट में इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद हुआ कोई, तो विवाद का निपटारा कहाँ होगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट में होगा। कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा, यानी कि जो है उच्चतम न्यायालय में होगा। कहाँ होगा? उच्चतम न्यायालय। कहाँ होगा इसका निपटारा? उच्चतम न्यायालय में होगा। ठीक, पहला तो ये बता दिया गया। और जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। याद रखिएगा, इसका जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो होगा यह सर्वमान्य होगा। क्या होगा? सर्वमान्य होगा। अब एक बात और आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए लास्ट का यहीं पे पॉइंट अंतिम करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। एक आपका होमवर्क है
इसे याद रखिए, HW। ठीक है, तो ये होमवर्क ये आपको बताना है कि यदि उच्चतम न्यायालय, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कोई व्यक्ति उम्मीदवारी जीत गए राष्ट्रपति, बाद में उनके विवाद को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया, उससे संबंधित कोई मुद्दा था, और उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि इनको अयोग्य घोषित कर दिया। जो जीते हुए हैं इनको दो 4 महीने लगे, सुनवाई तो होती रहती है उच्चतम न्यायालय में थोड़े लंबे समय तक, तो 2-4 महीने मान ली उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में रहे, 2-4 महीने 6 महीने, और पता चला कि इनको अयोग्य घोषित हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको अयोग्य करार कर दिया। तो अब बताइए कि इन्होंने जो कार्य किया था, जिन्होंने जो कार्य कर दिए इन 6 माह में, माने 6 माह तक रहे, तो 6 माह में जो कार्य किए, तो क्या इनके कार्य वैध माने जाएंगे या अवैध माने जाएंगे, या अवैध माने जाएंगे, या अवैध माने जाएंगे, या अवैध माने जाएंगे? ये आपको कमेंट करके बताना है फाइनल। तो इससे पता चलता है कि आप क्या इनमें जान रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी भी है या नहीं है, क्या है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि इनकी अयोग्य घोषित कर दिया यदि उच्चतम न्यायालय ने, तो क्या होगा, इनके मान लीजिए 6 महीने या 3 महीने जो भी इन्होंने कार्य किया, उनके कार्य को वैध रखा जाए, यानी सही माना जाए कि कार्य भी इनका अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इनके चुनाव जीतना इनका अवैध घोषित हो गया। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास वीडियो काफी लंबा भी हो गया है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। कोशिश करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, कोई भी दिक्कत कुछ भी हो कमेंट के माध्यम, अच्छा है या बुरा है, आपके काम का है कि नहीं है, और इसमें जो है क्या है और बेहतर किया जा सकता है, आप लोग बताइएगा जरूर, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए। कोशिश करते इसको, यदि अच्छे से आप पढ़ेंगे पूरी राष्ट्रपति को, अभी और भी है राष्ट्रपति पे, अभी कल भी क्लास होगी, यदि राष्ट्रपति अच्छे से आप पढ़ लिए तो उम्मीद करते हैं वनडे एग्जाम में आपके 99% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे। अब इसको करने के बाद आप जा करके जहाँ तक क्वेश्चन होगा आप सॉल्व करिएगा, जो पूछे हुए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके मैच करेंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक, तो अब बस आज की कहानी यहीं तक करते हैं। इतनी देर आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।